हेलो, 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 हेलो। Yes, sir, you are audible. आ, आवाज़ जा रही है ना? Yes, sir, आ रही है आपकी आवाज। ओके। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। तो कल हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था कि साइंटिफिक रिसर्च का बेसिक मतलब हमने क्या समझा था। अगर हम किसी को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अगर हम उसको सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, हम पहले प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, फिर डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर हम सारे सिस्टमेटिक मेथड को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को कर रहे हैं तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको साइंटिफिक रिसर्च का नाम देंगे। ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च के दोष क्या हैं, फ्लॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है अपने आप में परफेक्ट होती है। आप किसी भी चीज़ को कितने भी सिस्टमेटिक वे में करिए, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, कुछ ना कुछ दोष रह ही जाते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च में आखिर क्या दोष होते हैं, आज हम पहले उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के दोषों की बात करें तो उसमें जो पहला जो दोष होता है वो होता है, हम जो भी एविडेंस, हम जिस भी एविडेंस का कलेक्शन करते हैं अपनी रिसर्च को प्रूफ करने के लिए, हम जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो भी डाटा का सिलेक्शन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है कि अपने डाटा का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमने डाटा का कलेक्शन तो किया, फिर उससे जो रिजल्ट निकल के आया उससे जो हमने इंटरप्रिटेशन किया वो इंटरप्रिटेशन हमने अपने फेवर में किया। जैसे हम सभी जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं या फिर जो है टी टेस्ट लगाते हैं, तो हम जब लास्ट में हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है तो कई बार क्या करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको डाटा को मैनिपुलेट करके तब हम उसकी व्याख्या करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो 0.05 लेवल पे एक्सेप्ट हो गई है या और 0.01 लेवल पे रिजेक्ट हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक रिसर्च का जो मतलब साइंटिफिक रिसर्च की जो एविडेंसेज हैं, हम उनका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें भी कमियां होती हैं। और जो हम डाटा सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें कमियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लॉज रिलेटेड टू साइंटिफिक एविडेंसेज, मतलब जो भी हम साइंटिफिक एविडेंस जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या कमियां पाई जाती हैं। ठीक। तो एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, sir, you are audible. ओके। तो जब हम सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लॉज रिलेटेड टू साइंटिफिक एविडेंसेज कि जो हम जब डाटा का सिलेक्शन करते हैं उसमें मतलब क्या क्या कमियां पाई जाती हैं। तो अगर हम एक आदर्श शोध की बात करें, एक मतलब एक जो आइडियल रिसर्च होती है उसकी बात करें, तो जो आइडियल रिसर्च होता है पूर्णतः क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि उस रिसर्च को चाहे मैं कंडक्ट करूं या कोई और कंडक्ट करे, कॉन्क्लूजन जो निकल करके आए वो सेम निकल के आए। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो बच्चे ने दिया उसकी कॉपी चाहे उसके माता पिता चेक करें, चाहे उसका भाई चेक करे, चाहे उसका टीचर चेक करे, उसमें सेम रिजल्ट आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आइडियल रिसर्च होती है उसमें जो डाटा सिलेक्शन होता है, जो भी एविडेंस सेलेक्ट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो एम्पिरिकल होते हैं। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके से मतलब प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए गए होते हैं। हिंदी में इसका मतलब लिखा हुआ है अनुभवजन्य, लेकिन इसका जो मतलब एक्चुअल मीनिंग है वो होता है कि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं। जो भी डाटा होते हैं हम उनको मतलब इस तरीके से नहीं करते कि हमने कहीं से भी गए, हमने डाटा सिलेक्शन कर लिया, हमने बाकायदा उसके लिए पॉपुलेशन सेलेक्ट किया, हमने उसका सैंपल लिया, फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को अपने कंडक्ट किया। तो जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं उनके जो डाटा होते हैं वो एम्पिरिकल होते हैं या एक्सपेरिमेंटली क्या होते हैं, प्रूव्ड होते हैं। ठीक।
मतलब एविडेंसेज होते हैं उनकी अगली प्रॉपर्टी है कि वो क्या होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक। और सिस्टमेटिक होने के साथ साथ क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। तो मतलब हमने जो भी डाटा सिलेक्शन किया है वो ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक है, एम्पिरिकल है और कंट्रोल्ड है। अगर इसमें जो है किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जा रही है तो वो मतलब हमारे रिसर्च में जो है फॉल्ट मानी जाएगी, हमने रिसर्च को सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से नहीं किया गया है, ठीक। अगर हम एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल में कोई भी रिसर्च जो है, कोई भी स्टडी जो है वो आइडियल नहीं होती है। नो स्टडी इज आइडियल। हम केवल अपनी तरफ से मतलब प्रयास करते हैं कि हम जैसे आपने पढ़ा होगा कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है कि हम अपने रिसर्च में कितने % एरर को परमिट करते हैं। अगर 0.5 लेवल जो हम सिग्निफिकेंस देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 95% हमारे मतलब हमारी रिसर्च में जो है वो सच्चाई है। 5% एरर को हम क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं। जब हम 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं तो वहाँ पर हम 99% अपने रिसर्च की एक्यूरेसी बताते हैं। 0.1 मतलब 1% हम ये बोलते हैं कि हमारे रिसर्च में कुछ कमी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में पूरी तरीके से क्या हो, एक्यूरेट हो या उसमें कोई भी कमी ना हो, ठीक। तो कई प्रकार की कसौटियाँ पाई जाती। हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब जो आप बता रहे थे वो एयर वाला, वही कह रहे थे कि हाँ सही है, क्योंकि किसी तरह से कोई भी रिसर्च आइडियल नहीं हो सकती ना, कोई भी स्टडी आइडियल नहीं हो सकती, कोई भी कुछ ना उम्मीद है जी, कोई भी रिसर्च जो है अपने आप में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती। वो चाहे एक्सपेरिमेंटल हो या हिस्टोरिकल हो या फिलोसफिकल हो, कोई भी हो, कोई भी रिसर्च जो अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि आप बार बार रिसर्च का क्या करिए, रेप्लिकेशन करते रहिए, ठीक। बेसिकली 4 ऐसे कारक होते हैं, मतलब 4 ऐसे फैक्टर होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि किस सीमा तक जो साइंटिफिक एविडेंसेज हैं वो मतलब हमारी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली 4 ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। इसमें पहला क्राइटेरिया है अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप, नेचर ऑफ बिहेवियर टू बी स्टडी। कई बार क्या होता है कि एक्चुअली जब हम आर्ट की फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें बेसिकली बिहेवियर की ही स्टडी करनी होती है। तो बिहेवियर को हम किसी भी तरीके से इस प्रकार से स्टडी नहीं कर सकते कि उसको हम स्टडी करके कागज़ पर फ्रेमवर्क के रूप में उतार दें, ठीक है। मतलब हम भले ही कह रहे हैं कि हम जो है मतलब आर्ट की फील्ड में कोई भी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक रिसर्च है, वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, एम्पिरिकल है, सिस्टमेटिक है, कंट्रोल्ड है, लेकिन हम फिर भी बिहेवियर को मतलब एक्चुअली जैसे साइंस में रिसर्चेज होती है उस तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए कि हमें थिंकिंग की स्टडी करनी है, हमें चिंतन की स्टडी करनी है। तो चिंतन जो होता है किसी व्यक्ति के माइंड में होता है, किसी व्यक्ति के मन में होता है। अब हम उसको एक्चुअली उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम एक्यूरेट तो अपने पेपर पे उतार नहीं सकते कि उसके दिमाग में यही चल रहा होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे जो भी साइकोलॉजिकल टॉपिक होते हैं, जैसे लर्निंग हो गई, संवेग हो गया, व्यक्तित्व हो गया, मतलब इन सब जो भी हम स्टडी कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में, हम उसमें क्या कर रहे हैं, केवल हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि जो है मतलब इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एविडेंस हमारे पास उपलब्ध होकर नहीं आ रहे। केवल हमने प्रश्नावली बना ली, प्रश्नावली के माध्यम से हमने डाटा सिलेक्शन कर लिया कि जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने पर जो है मतलब स्मृति जो है वो कमज़ोर होती है। उसमें कुछ बच्चों ने सही टिक किया, कुछ बच्चों ने गलत टिक किया, लेकिन एक्चुअल उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके मन में, ऑनलाइन मीडियम से क्या मतलब क्या इमेज क्रिएट हो रही है, उसको हम उसके मन में जा कर के नहीं देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम एविडेंस सेलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक या कितनी भी हम कंट्रोल्ड सिचुएशन कर लें, पूरी तरीके से वो मतलब वेरीफाई नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। तो पहला जो फैक्टर है वो है अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप। जो भी हमारे चाहे साइकोलॉजी का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, उसमें जो मतलब जो जिस भी हम बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं वो हम पूरी तरीके से परफेक्टली नहीं कर सकते।
जैसे हम जनरल बिहेवियर में देखें या जनरल लाइफ स्टाइल में देखें, जैसे आप किसी से कहते हैं कि आप किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, तो आप कितना अमाउंट में मतलब प्यार करते हैं, आप इसको कभी भी मतलब कोई भी रिसर्च कंडक्ट करके आप उसको जो है मतलब जज नहीं कर सकते। ये केवल जो है मतलब इसके लिए कोई भी आप वस्तुनिष्ठ मापनी नहीं बना सकते। इसके लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च भले कर लीजिए कि उसने कि सामने वाले व्यक्ति ने ये बातें कही हैं, इन बातों के बेसिस पर लगता है कि वो आपसे इतना प्रेम करता है। तो कहने का मतलब ये है बिहेवियर की स्टडी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। ये जो है साइंटिफिक, ये जो है मतलब रिसर्च की सबसे बड़ी क्या है कमी है। ठीक, हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं रिसर्च डिज़ाइन पर। ठीक, डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार के लिए बनाया गया डिज़ाइन के बारे में लिए गए निर्णय से प्राप्त परिणाम में विश्वास नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि हम मतलब कितनी भी अच्छी रिसर्च डिज़ाइन बना लें, लेकिन हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि हमें मतलब अच्छा डाटा मिल पाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें स्टडी करना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स में किसका जो है अचीवमेंट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो सपोज करिए हमने ऑनलाइन मीडियम से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मेरे मन में ये संशय हमेशा बना रहेगा कि बच्चा कहीं न कहीं किताब खोलकर पढ़ा ज़रूर होगा, उसने ऑफलाइन मीडियम में स्टडी ज़रूर की हुई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हम रिसर्च डिज़ाइन को लेकर के जो है मतलब जो रिसर्चर होता है उसके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि उसकी रिसर्च जो है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। ठीक, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कोई अध्ययनकर्ता दूरदर्शन देखने के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला परिस्थिति में करना चाहता है। तो सपोज करिए कि जैसे मतलब दूरदर्शन देखने का क्या इफेक्ट पड़ता है, आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं। तो अगर आपने उस पर्सन को बता दिया है कि हम जो है तुम्हारा जो है मतलब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको टीवी के सामने बैठाएंगे तो वो अच्छा ही बिहेव करेगा, वो अच्छे ही सीरियल देखेगा। तो यहाँ पर जो है आपको एक्चुअल जो है डाटा मतलब एक्चुअल जो है दूरदर्शन देखने का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये आपको मतलब नहीं पता चल पाएगा। ठीक, तीसरा जो फैक्टर है वो है टेक्निकल लिमिटेशंस, तकनीकी परिसीमाएं। तकनीकी परिसीमाओं से क्या मतलब हुआ? तकनीकी परिसीमाओं से मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई भी कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई भी तकनीकी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि जैसे हमें व्यक्तित्व को मेजर करना है, तो व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए जो है मतलब साइकोलॉजी मनोविज्ञान में जो है एक कपाल विज्ञान या फ्रेनोलॉजी एक ब्रांच को शामिल किया गया। उसमें उन्होंने क्या किया था कि उसमें उन्होंने जो है मतलब मस्तिष्क के आकार के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया था। जैसे जो है आपने मतलब व्यक्तित्व के टाइप में पढ़ा होगा, मीजोमॉर्फिक होता है, एक्टोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फिक होता है। तो जिन लोगों ने भी व्यक्तित्व को डिफाइन किया है वो बॉडी के साइज के आधार पर जो है वो मतलब व्यक्तित्व को डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन मतलब अगर हम एक्चुअल सेंस में देखें तो ये कोई मतलब पर्सनालिटी को मेजर करने का ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हुआ कि आप जो है कोई मोटा है तो उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा, कोई पतला है तो कोई व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्ट की फील्ड में हमारे पास ये जो है टेक्निकल लिमिटेशंस हैं जिनके आधार पर हम जो है अपने रिसर्चेज को मतलब कंडक्ट करते हैं या किसी भी बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। ठीक, ये भी क्या है अपने आप में एक कमी है। ठीक, फिर अगला जो फैक्टर है वो है अध्ययन का सीमित संदर्भ, लिमिटेड पर्सपेक्टिव टू स्टडी। इसका मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। जैसे एक रिसर्च मैंने कंडक्ट की और वही रिसर्च आपने कंडक्ट की, लेकिन आपके जैसे मैंने इस रिसर्च को कंडक्ट किया तो जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड की हम स्टडी को देख रहे हैं, तो मैंने उस रिसर्च को कंडक्ट किया तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया मैंने, और आपने उसी रिसर्च को कंडक्ट किया तो एक्सपेरिमेंटल ना करके आपने उस पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर डाली। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसर्च जो है वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कोई व्यक्ति है वो हाथी की पूंछ को स्पर्श करेगा तो वो कहेगा हाथी जो है वो पाइप जैसा होता है,
या फिर जो है उसने सूंड को छुआ तो उसने वो कहेगा कि हाथी जो है वो खंबे जैसा होता है। तो ये मतलब रिसर्च की एक लिमिटेशन है कि जो रिसर्च करने वाला है वो अपनी प्रॉब्लम को किस फॉर्म में देख रहा है। ठीक, अगर आप यही ऑनलाइन ऑफलाइन वाला डिस्क्रिप्टिव मोड में करोगे तो हो सकता है आपका कोई दूसरा कंक्लूजन निकल के आए। मैं इसे एक्सपेरिमेंटल कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा दूसरा कंक्लूजन निकल के आए। ये भी साइंटिफिक रिसर्च का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर यहाँ पर जो है जो स्टडी का पर्सपेक्टिव होता है कि उस रिसर्च को हम किस तरीके से देख रहे हैं, वो जो है हमारे रिसर्च को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक, तो अभी तक हम जो साइंटिफिक रिसर्च के जो भी हम मतलब दोष देख रहे थे उनमें हमने 4 तरीके के दोषों के बारे में डिस्कस किया कि जो आखिरी दोष है मतलब ये अभी तक हमने जिन दोषों के बारे में बात की वो दोष जो रिलेटेड थे वो हमारे डाटा सिलेक्शन के ऊपर थे। जो भी हम एविडेंस से सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो डाटा होता है पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव या एम्पिरिकल, सिस्टमेटिक या कंट्रोल्ड नहीं हो सकता है। इसमें हम जो भी बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो हमारा बिहेवियर जो है पूरी तरीके से हम किसी भी बिहेवियर को मतलब परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम उसके लिए जो भी रिसर्च डिज़ाइन यूज कर रहे हैं वो रिसर्च डिज़ाइन जो है कई बार जो है मतलब सिस्टमेटिक नहीं हो पाती है और हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं। हम किसी भी बिहेवियर को टेक्निकली जो है पूरी तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं उसका हमारे पास मतलब हर रिसर्चर का अपना अपना देखने का नज़रिया अलग होता है। हमारे पास लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी अवेलेबल होते हैं। कई बार क्या होता है जैसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास केवल सीमित जो है संसाधन उपलब्ध हैं। मतलब जैसे महात्मा गांधी की ऊपर हमें स्टडी करना है, महात्मा गांधी के बारे में जो भी 4-5 जर्नल जो है लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं या उस पर या कहीं पर जो संग्रहालय हैं वहाँ पर अवेलेबल है, हम उन पर जाकर के स्टडी कर लेंगे। लेकिन हम उसमें कहिए कि अपने आप से कुछ नया मतलब वहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेशन है, हमारे हाथ जो है बंद जाते हैं उस रिसर्च में। तो ये मतलब रिसर्च हम कितना भी अपना स्कोप वाइड रखें, कितना भी वो रखें, कहीं ना कहीं क्या होती है, लिमिटेशन होती है। ठीक, अगला जो दोष है वो साइंटिफिक रिसर्च का वो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में होता है। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में क्या होता है कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में कई बार जो शोधकर्ता होता है वो उसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हाइपोथेसिस की जो व्याख्या करता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है। ठीक, वो मतलब रिसर्च में जो एक्चुअल मतलब डाटा से जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो उसको एक्चुअली इंटरप्रेट नहीं करता है, वो उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है। जैसे हमने अभी बताया था ना कि जैसे हम टी टेस्ट करते हैं या काई स्क्वायर करते हैं तो उसमें जो है हम अगर टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है तो कई बार क्या होता है 0.5 लेवल पर जो है वो हाइपोथेसिस जो होती है वो एक्सेप्ट होती रहती है। लेकिन क्योंकि हमें एक्चुअली आंसर दिखाना है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो हम 0.5 लेवल पे ना मेजर करके हम दिखा देते हैं 0.1 लेवल पे जो है हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रही है। तो कई बार हम जो हाइपोथेसिस होती है उसकी जांच भी क्या करते हैं, त्रुटियां कर देते हैं। और ये हम जानबूझ के करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए हमने जो रिसर्च की पूरी तरीके से परफेक्ट है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। ठीक, तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसका जो मतलब सारांश है वो यही है कि कुछ कहना चाह रहे हैं इसी को टाइप 1 और टाइप 2 देना चाहते हैं। हाँ, इसी को टाइप 1 और टाइप 2 एरर करते हैं। मतलब अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसका सारांश ये है कि किसी भी वैज्ञानिक प्राकल्पना में हम लोगों का विश्वास केवल सबूतों की मात्रा और उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जिसकी कन्फर्मेशन या डिसकन्फर्मेशन होती है। जैसे हम मानते हैं कि जो रिवार्ड होता है वो लर्निंग को क्या करता है, मजबूत करता है। इसके फेवर में अगर हमें सबूत मिल रहे हैं तो ठीक है, ये हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। अगर इसके फेवर में हमें सबूत नहीं मिल रहे हैं तो हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट है। लेकिन एक हमारी जर्नल प्रेजुडिस होती है, हम पहले से ही मान लेते हैं कि पुरस्कार जो है वो अधिगम को मजबूत करेगा। तो अगर हमारे डाटा में निकल करके आया कि पुरस्कार मिलने से अधिगम मजबूत नहीं हो रहा है, फिर भी हम उसे मैनिपुलेट करके दिखा देंगे कि पुरस्कार जो है वो अधिगम को मजबूत कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि हम सबूतों से क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं अपनी रिसर्च को सही साबित करने के लिए, जो कि एक गलत बात है। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने रिसर्च किया
और 0.5 लेवल पर आया कि आपकी हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो रही है, लेकिन आप जो है मानते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसलिए आपने उसे 0.5 लेवल पे ना दिखा करके 0.1 लेवल पे दिखा दिया कि मेरी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका होता है रेप्लिकेशन, मतलब उसी रिसर्च को बार बार कंडक्ट किया जाए। अच्छा, आप रिसर्च किए, आपने जमा कर दिया, लेकिन अगर किसी ने आपकी ही रिसर्च को क्या किया, रिपीट किया और सेम मेथड से रिपीट किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका डाटा जो है दूसरा निकल करके आएगा। फिर जो है आपने जो रिसर्च में जो गलती की हुई है, जो आपने गलत इंटरप्रेट किया हुआ है, वो चीज़ क्या होगी, पकड़ी जाएगी। तो ये मतलब इससे बचने का तरीका ये है कि उसी रिसर्च को क्या किया जाए। इसीलिए रिसर्च को जो है मतलब रिसर्च कहा गया है कि बार बार जो है रिसर्च को कंडक्ट किया जाए। और जब रिसर्च जो है, कोई भी रिसर्च जब रिपीट किया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव होते हैं, कहीं रिसर्च डिज़ाइन में बदलाव होगा या थोड़ा वे ऑफ मेथड में बदलाव होगा, तभी जाके हमें पता चलता है कि जो पुरानी रिसर्च हुई है उसमें कमी क्या थी। ठीक। और रेप्लिकेशन जो है दो तरीके का होता है, एक लिटरल रेप्लिकेशन होता है, आक्षरिक प्रतिकृति, या दूसरा होता है संप्रत्यात्मक प्रतिकृति। जो लिटरल रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या करता है कि शोधकर्ता जो होता है वो गत अध्ययन के विशिष्ट डिजाइन एवं परिणाम दोहराने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब लिटरल रेप्लिकेशन होता है उसमें जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि जिस तरीके से पिछले वाले शोधकर्ता ने स्टडी की थी, सेम वही पैटर्न वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है। और वो अगर एक ही मतलब रिजल्ट जो है बार बार प्राप्त कर रहा है, तो वो मतलब उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो रिसर्च है वो क्या है, सही है। ठीक। और जो कॉन्सेप्चुअल रेप्लिकेशन होता है या जो संप्रत्यात्मक प्रकृति होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो शोधकर्ता होता है, जो पहले वाले रिसर्चर ने जो रिसर्च डिज़ाइन यूज की हुई है उससे डिफरेंट जो है रिसर्च डिज़ाइन को यूज करता है, फिर उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है कि जो रिसर्च कंडक्ट हुई है वो सही है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब हाइपोथेसिस की में हम मैनिपुलेशन करते हैं, डाटा सिलेक्शन में जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, उससे बचने का एक तरीका है कि हम क्या करें, हम जो है रेप्लिकेशन को फॉलो करें, मतलब उसी रिसर्च पर बार बार रिसर्च जो है उसी टॉपिक पर बार बार रिसर्च कंडक्ट हो, तब हमें जो है एक्चुअल रिजल्ट जो है निकल करके सामने आएगा। एक्चुअली जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें हम ये नहीं कहते कि जो मुझसे पहले किसी ने जो मतलब रिसर्चर ने रिसर्च किया उसने गलत रिसर्च किया हुआ है, ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि सबका अपना देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। उसने जो है अपनी रिसर्च को अलग नज़रिए से देखा, इसलिए उसने अलग इंटरप्रेट किया। लेकिन अब भाई उसने मैनिपुलेट किया है कि नहीं किया है, ये तो मतलब खुद रिसर्चर को एक्सेप्ट नहीं कर मतलब कोई भी रिसर्चर एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब एक ही टॉपिक पर आप देखिए और मतलब रिसर्च का रिव्यू कीजिए। और जैसे कोई रिसर्च माध्यमिक स्तर पर हुई है तो उसको प्राथमिक स्तर पर, या फिर प्राथमिक स्तर पर हुई है तो माध्यमिक स्तर पर, मतलब एक ही रिसर्च को विभिन्न मोडों में आप क्या करिए, कई बार क्या करिए, कंडक्ट। इसीलिए मतलब ये रिसर्च कई बार कंडक्ट कराई जाती है। और रेप्लिकेशन के हमने दो टाइप देखे, एक लिटरल रेप्लिकेशन है, कॉन्सेप्चुअल रेप्लिकेशन है। लिटरल रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो नया रिसर्चर होता है वो सेम मेथड और सेम प्रोसीजर को फॉलो करता है जो पुराने रिसर्चर ने किया है। और जो कॉन्सेप्चुअल रेप्लिकेशन होता है उसमें जो नया रिसर्चर होता है वो पुराने रिसर्चर से डिफरेंट प्रोसीजर को, डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे साइंटिफिक रिसर्चेज के मतलब दोस्त थे, जो भी फ्लॉज जो है साइंटिफिक रिसर्चेज में होते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, ये जैसे कि अभी मैं देखिए जो समझाया, ये दो पॉइंट थे, रेप्लिकेबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक लिटरल, दूसरा कॉन्सेप्चुअल। लिटरल में रिसर्चर कोई नया रिसर्च डिजाइन नहीं बनाता, सेम चीज को रिपीट कर देता है ना, और अगर सेम रिजल्ट में रिलायबल लेते हैं। और इसमें दूसरे में लिखा है कि ये वो जो कॉन्सेप्चुअल वाला है उसमें शोधकर्ता प्राकल्पना, मतलब ये हाइपोथेसिस। हाँ, हाइपोथेसिस मतलब इसमें लिखा हुआ है, लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आ रही है। एक मिनट, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि संप्रत्यात्मक प्रकृति में शोधकर्ता प्राकल्पना को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने की कोशिश करता है और इसमें गत अध्ययन के डिजाइन से भिन्न डिजाइन का उपयोग करके प्राकल्पना की जांच करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि
जैसे कोई भी रिसर्चर जो आप मतलब आपकी ही रिसर्च को चेक करने के लिए रिसर्च कर रहा है, उसका मतलब मोटो ये नहीं होगा कि वो आपकी रिसर्च को रिजेक्ट कर दे। वो चाहेगा कि जो आपने हाइपोथेसिस जो है मतलब आपने जो रिजल्ट निकाला है, रिजल्ट जो है उसका जो रिजल्ट आए वो आपके ही फेवर में है। मतलब ज़बरदस्ती जो है ऐसा, मतलब अगर हम जो है मतलब अपोजिट वे में लेने लगे तो एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर को क्या करेगा, एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर की रिसर्च को क्या करेगा, गलत ही साबित करने की कोशिश करेगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल रेप्लिकेशन होता है उसमें शोधकर्ता जो होता है, आपने जो भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट की है उसको अपनी तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन सपोर्ट करने की कोशिश कैसे करता है वो मतलब डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करता है, डिफरेंट वे ऑफ मेथड को यूज़ करता है। जैसे आपने जो है मान लीजिए आपने टी टेस्ट लगा के 2 में कंपेयर किया था, तो वो इनोवा लगा के 3 में कंपेयर करेगा, उसमें कोरिलेशन निकालेगा। लेकिन वो जो है मतलब जो भी काम करेगा उसके माध्यम से वो आपकी रिसर्च को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, ना कि जो है वो आपकी रिसर्च को गलत साबित करने की कोशिश करेगा। ठीक, इसका मतलब बेसिक सा मतलब यही है कि वो आपने जो भी मेथड को फॉलो किया है वो उससे हट करके डिफरेंट मेथड को फॉलो करके अपनी रिसर्च को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक, और अगर सेम रिजल्ट आ जाता है जो आपने अपनी मेथड से किया है और जो उसने अपने मेथड से किया है, तो क्या होगा उसको लेकर के, तो फिर मतलब जो भी कंक्लूजन आया उसको लेकर के कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये कंक्लूजन जो है अपने आप में क्या है, करेक्ट है। जैसे मान लीजिए नई एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो किसी व्यक्ति ने जो है माध्यमिक शिक्षा पर इम्प्लीमेंट करके निष्कर्ष निकाला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का माध्यमिक शिक्षा स्तर के बच्चों पर निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फिर दूसरे रिसर्चर ने डिफरेंट मेथड से यूज करके यही कंक्लूजन निकाला। तो ये जो कंक्लूजन था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का माध्यमिक स्तर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये क्या हुआ, ये अपने आप में ये एक सॉलिड कंक्लूजन हो गया। फिर इसको जल्दी जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसको रिजेक्ट तभी किया जा सकेगा जब जो है अदर कोई रिसर्च मतलब और कोई रिसर्चर जो है रिसर्च करे और जो है वो मतलब प्रूफ के साथ जो है इस कंक्लूजन को मतलब निगेटिव प्रूफ करे कि जो है मतलब एनईपी का माध्यमिक शिक्षा स्तर के बच्चों पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक, क्लियर हुआ? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, audible. अब हम आते हैं मनोवैज्ञानिक। साइंटिफिक मेथड का एक हाँ बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक भी रेप्लिकेबिलिटी है, तो मैंने आपको बताया भी था ना, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है। फर्स्ट वन रेप्लिकेबिलिटी है, सेकंड में प्रिसीजन है, और थर्ड में मैंने बताया था फॉल्सिफिएबिलिटी है, और फोर्थ में पार्सिमोनी ऐसे करके है। तो फॉल्सिफिएबिलिटी ये दो नहीं समझ में आया, बाकी प्रिसाइज तो होता ही होगा, बहुत ज्यादा होगा, टू द पॉइंट हो ऐसा कुछ। नहीं, प्रिसाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे वहीं मतलब प्रिसाइज का मतलब हुआ कि एक तो हमारा देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, तो वहाँ पर प्रिसीजन आ जाता है कि आप जो किस नज़रिए से देख रहे हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो भी लिमिटेशन होती है कि हमारे पास जो है डाटा कलेक्शन की लिमिटेशन है, सोर्सेज की लिमिटेशन है, तो रिसर्च अपने आप जो है वो प्रिसाइज हो जाता है। और बाकी जो तो कैरेक्टरिस्टिक आप बोल रहे हैं आप उन्हें मतलब टाइप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम उन्हें देखेंगे। आगे चलें? हेलो सर, अब मैंने व्हाट्सएप पे आपको ना सिलेबस अभी भेजा था जी, और यहाँ पे भी कहिए तो मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप जो है मतलब वो जो उसकी चारों कैरेक्टरिस्टिक भेज दीजिएगा। उसमें आप 2 बोल रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी गलत है, FALS है। फ्लेक्सिबिलिटी
अच्छा, फाल्सिफाइबिलिटी। ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। देखिए फाल्सिफाइबिलिटी का जो मतलब बेसिक मतलब हो सकता है वो यही होता है कि आप जो है मतलब अपने डाटा का इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत तरीके से ना करें। मतलब जैसे फाल्सिफाइबिलिटी का मतलब वही हुआ कि जैसे आपने ये मान लिया कि मतलब आपने कितने % एरर जो है अपने रिसर्च में आप परमिट कर रहे हैं। आप मतलब 95% जो है कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिसर्च को सबमिट कर रहे हैं, उसमें 5% एरर परमिट कर रहे हैं, या फिर उसमें आप जो है 99% कॉन्फिडेंस के साथ सबमिट कर रहे हैं, या उसमें केवल 1% एरर को सबमिट कर रहे हैं। फाल्सिफाइबिलिटी का मतलब ये है कि आप मतलब कितने आप फाल्सिफाइबिलिटी का मतलब बेसिकली यही हुआ कि आप जो है कितने अच्छे तरीके से अपने मतलब उसमें गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से गलत तरीक़ों को एक्सेप्ट ना करने की एबिलिटी को ये आप फाल्सिफाइबिलिटी बोलेंगे। वैसे हम अलग से देख लेंगे। दूसरा क्या है, पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का मतलब ये होता है कि किसी का मतलब पक्ष लेने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं रूरल पर और अर्बन पर, ठीक, और आपने पहले से ही मान लिया कि रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं वो जो है इकोनॉमिकली, सोशली और इंटेलेक्चुअली हर तरीके से कमज़ोर होते हैं। आपने पहले से ही मान लिया, तो आप एक तरीके से पार्सिमोनी कर दी रूरल और अर्बन में पहले से ही। तो ये मतलब इस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च में ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का फ्लॉज हो जाएगा कि आप जो है पहले से ही मतलब मान के चल रहे हैं कि रूरल और अर्बन में क्या होता है, डिफरेंस होता है, आपने रिसर्च करके कंडक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक, आगे चलो। मतलब होने का मतलब बायसनेस होता है। हाँ, बायसनेस वाली जो बात होती है। अच्छा, जैसे ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड वाला, इसके क्वेश्चंस लगाने के लिए वो जो आपने केवीएस मैदान दिया है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे या पूरा मिला के? रिसर्च एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में जाइएगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इसके। जो मतलब इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड वाला चैप्टर है, उसमें जो पार्ट है उसमें आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, आगे चलें। अब हम आते हैं मनोवैज्ञानिक शोध और उसके प्रकार पर। ठीक, जब हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है? साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। D.A. मैटो का स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के शोधों को रखा जाता है। मतलब हम मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी शोध करते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं। ठीक, आपके इसी मनोविज्ञान मतलब ये जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज होती है इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और पर्सनालिटी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक, तो जो भी रिसर्चेज हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल रिसर्चेज बोलते हैं। ठीक, तो मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक शोध को मतलब बेसिकली 2 भागों में बांटा है। एक आपका थ्योरेटिकल रिसर्च है, एक आपका एम्पिरिकल रिसर्च है। ठीक, थ्योरेटिकल रिसर्च क्या होती है? थ्योरेटिकल रिसर्च से तात्पर्य उन सभी तरीके के शोधों से होता है जिनका संबंध मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांतों के निर्माण एवं विकास से होता है। जैसे आपने मनोविज्ञान के मतलब डिफरेंट आपने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, थार्नडाइक, पावलोव जो है मतलब जो भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांतों का निर्माण होता है, जो भी सिद्धांतों का विकास होता है, उसके में जो भी रिसर्चेज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको सैद्धांतिक शोध बोलते हैं। ठीक, सैद्धांतिक शोध को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक लाइब्रेरी रिसर्च होता है, थ्योरी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, लाइब्रेरी रिसर्च में क्या होता है कि लाइब्रेरी रिसर्च में इसमें क्या करता है? शोधकर्ता स्वयं आंकड़ों का संग्रहण नहीं करता। जैसे आपको लाइब्रेरी से स्पष्ट है कि लाइब्रेरी का मतलब है कि पहले से ही कुछ न कुछ डाटा जो है किसी पुस्तक के फॉर्म में या मैगजीन के फॉर्म में या जो है किसी बहुत पुराने ग्रंथ के फॉर्म में रखा हुआ होगा। आप जाएंगे
उसमें मतलब उसकी डीप स्टडी करेंगे, उससे कंक्लूजन निकालेंगे और थ्योरी का क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक, तो जो लाइब्रेरी रिसर्च होता है उसमें शोधकर्ता जो होता है स्वयं से डाटा का कलेक्शन जो है नहीं करता है, और वो केवल जो है जो भी एविडेंसेज अवेलेबल हैं केवल उन्हीं के माध्यम से क्या करता है, आंकड़ों को मतलब इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके क्या करता है, एक जनरल कंक्लूजन निकालने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक, फिर दूसरा है आपका थ्योरी कंस्ट्रक्शन। थ्योरी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि शोधकर्ता जो होता है वो जो आप मतलब थ्योरी कंस्ट्रक्शन में क्या करता है, शोधकर्ता जो होता है सबसे पहले जो उसकी प्रॉब्लम होती है वो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करता है, उसके वेरिएबल्स को जो है डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है, फिर जो है वो डाटा मतलब प्रॉपरली डाटा कलेक्शन करता है, डाटा कलेक्शन करने के बाद जो उससे कंक्लूजन निकालता है उसके आधार पर वो क्या करता है, थ्योरी का कंस्ट्रक्शन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो थ्योरी कंस्ट्रक्शन है वो किसी भी उस एविडेंस पर बेस्ड नहीं होती है जो पहले से लाइब्रेरी में रखी हुई है या किसी फॉर्मेट में रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद से जा कर के क्या करना है, डाटा का सिलेक्शन करना है, जो है मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, डाटा का सिलेक्शन करना है और क्या करना है, कंक्लूजन को निकालना है। वहीं जबकि लाइब्रेरी रिसर्च में क्या होता है, लाइब्रेरी रिसर्च में आप जो है जा कर के देखते हैं कि मतलब पुस्तक के फॉर्म में, मैगजीन के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, आप उनसे डाटा को निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में विल्हेम वुंट द्वारा प्रस्तावित 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग है, या हल का जो है रोट लर्निंग का सिद्धांत है। मतलब ये सिद्धांत जो भी डेवलप किए गए हैं ये जो है अपने प्रॉपरली जो है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हुए, वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हुए, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हुए क्या किए गए हैं। तो ये जो आपका पहला टाइप का रिसर्च था थ्योरेटिकल रिसर्च, इसमें हमने 2 टाइप देखे, मतलब दोनों कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थ्योरेटिकल रिसर्च में केवल इतना है कि हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो चाहे हम किसी मतलब लाइब्रेरी या कहीं संग्रहालय में जा कर के जो डाटा अवेलेबल है उसके माध्यम से करें, या फिर हम जो है अपने तरीके से जो है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या करें, थ्योरी का कंस्ट्रक्शन करें। जैसे पियाजे का मतलब कहा जाता है, पियाजे ने क्या किया था, मतलब उन्होंने अपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने अपने ही बच्चों पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। उन्होंने अपने ही बच्चों पर जो है मतलब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उस पर वो लगातार मतलब एक्सपेरिमेंट करते गए, फिर उसी आधार पर उन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को क्या किया था, डिफ़ाइन किया था। तो अगर आप लगातार जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, वो थ्योरी कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक, और दूसरा है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च को मतलब हमने पहले ही बताया था कि एम्पिरिकल रिसर्च जो होता है वो तो मतलब उसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रायोगिक शोध बोल सकते हैं। ठीक है, इसका स्वरूप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन बनाएंगे, कंट्रोल्ड सिचुएशन बना करके, ताकि आप कंट्रोल्ड सिचुएशन क्यों बनाएंगे, कंट्रोल्ड सिचुएशन इसलिए बनाएंगे ताकि आपका रिसर्च जो है जो अदर वेरिएबल्स हैं उससे कहीं पर भी क्या हो, इफेक्ट ना हो। जैसे आप जो है क्लासरूम में जो है मतलब क्लासरूम में मीडियम ऑफ स्टडी का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि जो है क्लासरूम में अगर हम टीम टीचिंग कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या इंडिविजुअल टीचर पढ़ा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं मतलब इन दोनों मेथड के द्वारा पढ़ाने पर छात्रों की जो आयु है वो तो नहीं इफेक्ट कर रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एज ग्रुप के छात्रों का क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है वो क्या होती है, वो पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। उसमें पूरी तरीके से क्या होता है, कंट्रोल सिचुएशन की जाती है, हम प्री टेस्ट करते हैं, पोस्ट टेस्ट करते हैं, उसमें उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, एम्पिरिकल रिसर्च होता है। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, प्रेक्षण है, संबंधात्मक शोध है और प्रयोगात्मक शोध है। मतलब इन तीनों का मतलब बेसिक मोटो यही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर हम क्या कर रहे हैं, एविडेंस का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, तो वही क्या है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। ये इसके जो है पार्ट हैं, प्रेक्षण,
मतलब जब भी हम एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं उसमें हम या तो ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मतलब हम ऑब्जर्वेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं।